हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विंध्यवासिनी एकेडमी। आज हम यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम 17 अप्रैल को कंडक्ट हुआ था, उसका जो बॉटनी का सेक्शन है, सेकंड सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका हम एक पार्ट का शूट कर चुके हैं जिसमें 31 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन अराउंड। आज हम पार्ट 2 शूट कर रहे हैं जिसमें 51 से लेकर 60 क्वेश्चन है, अराउंड 10 क्वेश्चन इसके अंदर हैं जिनको हम डिटेल में सोल्व करेंगे। और पहली वीडियो में सेम हमने ऐसे ही सोल्व किया जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप आने वाले एग्जाम, जैसे कि अभी आपका राजस्थान का एग्जाम आएगा, एमपी का एग्जाम आएगा, तो इनमें काफी हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। बस अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले, जिससे हमें भी हेल्पफुल होगा और आपको लिए भी काफी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एसर्शन और रीजन। तो इस बार के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्या पूछे गए, एसर्शन और रीजन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला एसर्शन रीजन की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 51, एसर्शन एंड रीजन। एसर्शन ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स दैट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। Region, integral proteins are embedded in the plasma membrane and allow all molecules, regardless of size and charge, to pass freely. अब इसे समझते हैं हम एज ए डायग्राम इस पर। तो हम सभी जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है। हम उसे सेलेक्टिवली परमेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा जो उसके अंदर एम्बेडेड है या फिर इंटीग्रल है, उनके द्वारा ही मॉलिक्यूल को एंट्री या पास आउट करा सकती है, और उस पर भी वो डिपेंड करेगी मॉलिक्यूल के साइज पर, मॉलिक्यूल के चार्ज पर। ये हमारे पास एक रफ डायग्राम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये आप देख रहे हो। और इस मेम्ब्रेन में जो बनी हुई, किससे बनी हुई है? फोस्फोलिपिड से, जो मेनली हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर आप जानते हो कि एम्बेडेड, या फिर बोल सकते हैं क्या, इंटीग्रल प्रोटीन, जो ट्रांजिट प्रोटीन होती है, चैनल हो सकती है, पंप हो सकती है, कैरियर प्रोटीन हो सकती है, चार्ज साइज की बेस पर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को एंट्री या पास आउट करा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो पहला वाला एसर्शन है कि प्लाज्मा में सेलेक्टिवली परमेबल होती है, हम समझ चुके हैं, क्योंकि ये प्रोटीन इसके अंदर एम्बेडेड होती है या इंटीग्रल प्रोटीन होती है, जिसके द्वारा ये रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस का। तो एसर्शन इज राइट है। अब बात करते हैं रीजन की। तो रीजन में क्या बोला हमने, एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन की बात कर रहा हूँ जो ऊपर वाला, तो ये जहां तक सही है हमारा। बट अलाउ ऑल मॉलिक्यूल रिगार्डलेस ऑफ साइज एंड चार्ज टू पास फ्रीली, फ्रीली पास आउट कर नहीं कराएगी पास फ्रीली। पास फ्रीली किसको करा पाएगी? वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न कि चार्ज मॉलिक्यूल को। न्यूट्रल मॉलिक्यूल CO2, O2, ये क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इनके पास चार्ज नहीं है, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनको पास आउट करा पाएगी। लेकिन चार्ज और साइज की वेट पर डिपेंड करता है, इसलिए रीजन हमारा इनकरेक्ट है, एसर्शन हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा बी वाइज करेक्ट क्यों है। अब बात करते हैं, या इससे पहले आप देख सकते हो इस वीडियो को रोककर भी जो हमने एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ किसकी, क्वेश्चन नंबर 52 की। जो क्वेश्चन नंबर 52 है, इसे पढ़ते हैं हम। एट द मॉलिक्यूलर लेवल विच इज द अर्लीस्ट रेस्पॉन्स एक्टिवेटेड इन द प्लांट अगेंस्ट द पैथोजन। क्वेश्चन आप समझ आ गया होगा कि सबसे पहला रेस्पॉन्स कौन सा होगा जब भी प्लांट पर अटैक किया जाएगा बाय पैथोजन द्वारा। तो चारों के चारों रेस्पॉन्स एक्टिवेट होते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन एक्टिवेट होगा? फाइटो हार्मोनल रेस्पॉन्स, बी पर आएगा ऑक्सीडेटिव रेस्पॉन्स, सी पर आएगा क्रोमैटिन रिमॉडलिंग रेस्पॉन्स, या 4 पर आएगा हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स। तो अब वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेते हैं। फाइटो हार्मोन रेस्पॉन्स मतलब हार्मोन का रेस्पॉन्स में देखने को मिलेगा। तो हम दो हार्मोन की बात करते हैं, सैलिसिलिक एसिड और जैस्मोनिक एसिड। जैसे ही प्लांट पर अटैक होगा तो दोनों हार्मोन जाएंगे जीनेटिक, जो जीन लेवल डिफेंस को एक्टिवेट करेंगे, तब जाकर वहां प्रोटीन बनेगी, और जब जाकर क्या होगा, रेस्पॉन्स देगा। मतलब ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसमें एकदम रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। अब बात करता हूँ बी की। तो बी में क्या, ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। इसका मतलब क्या है कि ये होते हैं ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ROS बोलते सुपर ऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पैथोजन को किल भी करते हैं, उनकी जो ग्रोथ है या उनको जो फैलाव है या उनको स्प्रेड है प्लांट के अंदर, उसको भी कम करते हैं, जिससे प्लांट पे क्या होगा, तुरंत ही ये इफेक्ट में आएंगे।
तो हमारे पास जो बी है वो करेक्ट आंसर है कि ये इमीडिएट डिफेंस रेस्पॉन्स में काम आते हैं, यानी अर्लीस्ट विद इन अ मिनट जैसे अटैक होगा, तो ये करेक्ट आंसर होगा। अगर इनकी मैं बात करूं तो ये खुद तो एक्टिवेट करके क्या करते हैं, खुद तो बचाते हैं, साथ साथ ये सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करेंगे जिससे कि जो लॉन्ग टाइम का रेस्पॉन्स है वो भी एक्टिवेट हो, जिससे कि फ्यूचर में अगर ऐसा हो गया अटैक करे तो प्लांट पहले से उसके लिए प्रिपेयर हो। ठीक है देखो, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। सी की बात करूं तो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। अब क्रोमेटिन रीमॉडलिंग है तो मतलब यहाँ भी पूरा लॉन्ग प्रोसेस चलेगा, जीन लेवल प्रोसेस जा रही है, जीन लेवल मतलब यहाँ सिग्नल जाएगा, क्रोमेटिन की जो स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, उसमें कुछ ट्रांसलेट फैक्टर आएंगे, तब जाकर वहां से कोई प्रोटीन रहेगी, तब जाकर वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो मतलब ये भी क्या है, डिले रेस्पॉन्स है। ऑप्शन नंबर डी हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स। इसमें होता क्या है, प्रोग्राम सेल ऑफ डेथ होती है। ऐसे प्रोग्राम सेल डेथ होगी यहाँ पर तो पूरा सिस्टम एक्टिवेट होगा, तब जाकर पार्टिकुलर एरिया जहाँ पर अटैक हुआ है उसको डेथ की जाएगी, और जब डेथ की जाएगी तो पूरा सिस्टम चलेगा। इसका मतलब ये भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और इसमें जो इसको भी कौन एक्टिवेट करता है, ऑक्सीडेटिव बर्स्ट, मतलब ऑक्सीडेटिव बर्स्ट सबसे पहले एक्टिवेट हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक सही समझ के आप हो गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 क्या है हमारे पास, एसेशन एंड रीजन। तो इसमें क्या है, एपोमिक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग जानते हो एपोमिक्सिस विदाउट मिक्सिंग सीड का प्रोडक्शन होना, विदाउट मिक्सिंग सीड का प्रोडक्शन होना एपोमिक्सिस कहलाता है। एपोमिक्सिस में इसका मतलब क्या होगा कि हम किसका चाहेंगे, इसका सीड ना बने, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो। क्यों, जिसके पास ज्यादा कैरेक्टर है वो हमारे पास लगातार मेंटेन रहे। तो हम चाहते हैं कि उससे ऐसी सीड बने कि वो हमेशा सेम ही क्वालिटी बनी रहे। तो इसका मतलब अगर एसेशन की मैं बात करूं ए में, एपोमिक्सिस इज अ मोर कॉमन इन पॉलीप्लॉइड देन डिप्लॉइड प्लांट। तो ये सही है कि डिप्लॉइड प्लांट के पास कम कैरेक्टर होंगे, लेकिन पॉलीप्लॉइड के पास उससे ज्यादा कैरेक्टर होंगे। मतलब अगर ये क्रोमोसोम्स है ए तो इसकी यहाँ पर कॉपी ज्यादा होगी, 2 कॉपी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6, तो पॉलीप्लॉइड है। यहाँ से एक क्रोमोसोम की अगर 2 से ज्यादा है तो कैसा है, पॉलीप्लॉइड। मतलब इससे क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, जीन क्रोमोसोम के नंबर ज्यादा है तो जीन भी ज्यादा होंगे, ज्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा मिलेगी। उसमें अदर जीन भी ऐसे होंगे जो हमारे खुद के काम के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉलीप्लॉइडी में ज्यादा चाहेंगे कि हमारे पास लॉन्ग टाइम तक रहे पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी के कैरेक्टर जो हमने मेंटेन करे वो लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। इसका मतलब एपोमिक्सिस मोर कॉमन किसमें ज्यादा बेस्ट रहेगी, पॉलीप्लॉइडी मुकाबले डिप्लॉइड है। दोनों में बेस्ट है बट मोर बेटर पॉलीप्लॉइड के पास। अब पॉलीप्लॉइड का मैंने पहले बोला है कि हम कैरेक्टर को मेंटेन करना चाह रहे हैं, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाँ बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अब रीजन में क्या है, इट आर रेफर टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द यूजुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब हमने एपोमिक्सिस के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्लेस कर दिया किससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एपोमिक्सिस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नहीं ना, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो रीजन इनकरेक्ट हो गया, मतलब इसका रीजन क्या होना चाहिए था, रिवर्स होना चाहिए था। ऐसा होता कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने रिवर्स कर दिया किससे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो तब तो ये करेक्ट था। इसका मतलब ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आप लोग समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, रिगार्डिंग म्यूटेशंस चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए, इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इन रेसेसिव म्यूटेशन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन प्रेजेंट इन द होमोजेनिक कंडीशन। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। क्यों, जब हम जाते हैं मेंडल के अकॉर्डिंग ये डोमिनेट ए हो गया तो हमारे पास क्या टोल प्लांट दिखाई देगा, ऐसा मान सकते हैं। डोमिनेट है टोल प्लांट होगा। ऐसी अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है ए तो यहाँ भी टोल प्लांट होगा। स्मॉल ए तो यहाँ रिसेसिव प्लांट होगा। तो अगर हमारे पास जो स्मॉल ए स्मॉल टी है तो हम जब भी बता रहे हैं ना होमोजाइगस कंडीशन है, तभी बता रहे हैं कि रिसेसिव म्यूटेशन है, तभी हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पा रहे। तो इसका मतलब ए स्टेटमेंट से या बी देखते देखो। बी में क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मोस्ट रिसेसिव म्यूटेशन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन प्रेजेंट इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या हम कैपिटल टी स्मॉल टी में पहचान पाएंगे कि यहाँ पर टी का रोल नहीं पहचान पाएंगे, किसका इफेक्ट दिखाई देगा, कैपिटल टी का नहीं कि स्मॉल टी का। तो यहाँ पर हम जो रिसेसिव म्यूटेशन है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ऐसे हमारे पास सी की बात करूं तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव लीथल म्यूटेशन मे बी चेंज द सेक्स रेशियो। अगर लीथल म्यूटेशन हो जाएगा तो सेक्स मान लो कि अगर एक्स लिंक पे जो होता है वो डेथ होगी, मेल तो खत्म हो जाए, फीमेल दिखाई देगी, तो जो आने वाला सेक्स रेशियो था मेल फीमेल का उसमें कम दिखाई देगा। बट लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट। मोनोप्लॉइड ऑर्गेनिज्म
रिसेसिव एंड डोमिनेंट म्यूटेशन में भी रिकॉग्नाइज। अगर मोनोप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें तो कैपिटल ए होगा, स्मॉल ए होगा। अब सिंपल सी बात है, कैपिटल ए होगा तो अपना इफेक्ट दिखाएगा, स्मॉल ए होगा तो अपना इफेक्ट देगा। इसका मतलब कोई यहाँ पर हेटेरोजेनिक कंडीशन तो होगी नहीं। तो डोमिनेंट म्यूटेशन होता है तो मे भी रिकॉग्नाइज इजीली कर सकते हैं, रिसेसिव एंड डोमिनेंट म्यूटेशन होता है तो इसे हम और देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों सही है वैसे हमारे पास। देखो मोनोप्लॉइड का क्या है हमारे पास, इन मोनोप्लॉइड या हैप्लॉइड मेल बी सम फंजाई there are only one allele to say every mutation, so recessive or dominant is expressed because there is no second copy to mask it। तो ये वहां सही होना चाहिए था और ऑप्शन नंबर सी वहां सही होना चाहिए था, क्योंकि मैंने अब समझाया आपको, क्योंकि एक्सीडेंट रिसेसिव लीथल म्यूटेशन हो जाएगा तो इससे मे बी द डेथ ऑफ मेल एम्ब्रियो की, जब मेल डेथ हो जाएगी तो हमें क्या दिखाई देगी, सारी फीमेल। तो आने वाले मेल फीमेल का रेशियो हमें चेंज होता दिखाई देगा। इसका मतलब हमारे पास ए बी सी सही थे, ए सी डी, बट इन्होंने कौन सा ऑप्शन सही माना, ऑप्शन नंबर ए, ये मैंडल के अकॉर्डिंग इज करेक्ट बिल्कुल। अब बात करते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 55 की। तो क्वेश्चन नंबर 55 में की क्या है, एसेशन ट्राइकोगाइन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेसिलोमाइकोटा एंड रीजन क्या हमारे पास, द फंक्शन ऑफ ट्राइकोगाइन इज टू द रिसीव मेल गैमेट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ट्राइकोगाइन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेसिलोमाइकोटा इज द बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों, ये ना कि बेसिलोमाइकोटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, ये किसका है, एस्कोमाइकोटा का, एस्कोमाइकोटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसका मतलब ए इज इनकरेक्ट हो गया। और जो ट्राइकोगाइन का काम क्या होता है, कैप्चर का एंड रिसीव करना मेल गैमेट को जब वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। इसका मतलब आर इज करेक्ट है बट ए इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट। और ट्राइकोगाइन पर हमने एक वीडियो भी शूट कर रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। 56 तो हमें दिखाई दे रहा है, वुमेन पोसेस टू डोमिनेंट ट्रेट ईच रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूटेशन इंडिफरेंटली, मतलब उसके पास दो डोमिनेंट ट्रेट है और वो म्यूटेशन की वजह से दो डोमिनेंट हुए। ध्यान रखना इस बात को। एक उसके पास कहा है कैटाटाइप इनहेरिटेड फ्रॉम हर फादर एंड पॉलीडैक्टाइल इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर। Her husband does not have either trait, given that the gene of these two traits are located 15 cm apart on the same chromosome. What is the probability that their first child will inherit both cataract and polydactyl? मतलब जो फीमेल है, मदर है, उसके पास जो दो कैरेक्टर्स हैं वो म्यूटेशन की वजह एक ही क्रोमोसोम के पर आ चुके हैं। ध्यान रखना। और दोनों की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब यहाँ पर जो बनने वाले गैमेट होंगे वो 50 सेंटीमीटर कैसे होंगे, डिकॉम्बिनेंट होंगे, 55% पैरेंटल टाइप होंगे। यहाँ से क्लियर होगा। अगर मैं बता दूं तो जैसे इनके अकॉर्डिंग देखो होना चाहिए था, तो जो फीमेल का और ये होगा मेल का, जिससे उनका मैरिज होगी, मैरिज होगी, हस्बैंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये फीमेल हो गया, फीमेल का जीनोटाइप हो गया, मेल का जीनोटाइप हो गया, जिसकी शादी हो, या हस्बैंड की बात कर रहा हूँ, मेल में हस्बैंड की बात कर रहा हूँ। तो फीमेल की बात किया इन्होंने, क्या बोला था कि एक वुमेन दोनों में डोमिनेट के बाद म्यूटेशन डिफरेंट जीन, अलग अलग जीन थे, डिफरेंट जीन के म्यूटेशन हुआ, वो क्या हुआ कि आए अलग अलग से एक जगह आ गए। मतलब क्या हुआ होगा, यहाँ पर कैपिटल सी, कैपिटल पी, और यहाँ पर क्या रहा होगा हमारे पास स्मॉल सी और कैपिटल स्मॉल पी। ऐसे मेरे पास जो मेल है, मेल तो हमारे पास सुपर डोमिनेट है ही नहीं, तो स्मॉल सी स्मॉल पी स्मॉल सी स्मॉल पी ऐसे ही रहा होगा। लेकिन फीमेल की जो थी उसके पास ये है, लेकिन जब ये आया होता वैसा नहीं था, तब कैसा था ये, यहाँ देखो आप कैपिटल सी स्मॉल पी एक रहा होगा, और ये इसके मेल से आया होगा, उनकी फादर से आया होगा फीमेल के, और ये आया होगा किससे, फीमेल की स्मॉल सी और कैपिटल पी। ये वाला जो सेट आया होगा इसके पेरेंट्स आया होगा, और ये वाला पेरेंट के मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स आया होगा। ध्यान रखना, जो कैपिटल सी स्मॉल पी ये मेल पेरेंट्स से आया था और ये फीमेल पेरेंट्स से आया था, स्मॉल सी कैपिटल पी। लेकिन म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया, एक ही जगह क्या हो गया कैपिटल सी कैपिटल पी, दूसरे पे हो गया स्मॉल सी स्मॉल पी। ठीक है आपका। तो हमें सारा इस पर फीमेल से ही हमें लेकर चलना पड़ेगा आगे, तो इसका इतना रोल नहीं है, हमारा रोल किसका है, फीमेल का, फीमेल या फीमेल का। अब इसके पास क्या होगा, देखो दोनों बीच की दूरी कितनी थी, कैपिटल सी स्मॉल पी की 15 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका मतलब क्या होगा कि लिंकेज है यहाँ पर, और लिंकेज कितना है हमारे पास 15 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब यहाँ रिकॉम्बिनेंट कितने बनेंगे हमारे पास 15 सेंटीमीटर या 50% रिकॉम्बिनेंट हमें देखने को मिलेंगे। 50% रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होगा
कि यहाँ पर बनने वाले जितने भी रिकॉम्बिनेंट है उसमें हम 50 को डिवाइड करते चले जाएंगे। बचे कुछ हमारे पेरेंटल टाइप कितने बचेंगे यहाँ पर, पेरेंटल टाइप बचेंगे हमारे पास यहाँ पर 85%, मतलब जितने भी होंगे उसको 85% पेरेंटल टाइप होंगे और रिकॉम्बिनेंट 50% होंगे। तो सबसे पहले जो फीमेल का मैं गैमेट बना देता हूँ। यहाँ पर क्या, कैपिटल सी कैपिटल पी, म्यूटेशन की वजह से ऐसा हो गया, स्मॉल सी स्मॉल पी। अब हम गैमेट कैसे बनाते हैं, तो गैमेट इसी तरह होगा, कैपिटल सी कैपिटल पी, ऐसे आएंगे पेरेंटल टाइप में। तो ये कितना आएगा हमारे पास, एक तो ये गैमेट बनेगा, दूसरा गैमेट बनेगा यहाँ पर स्मॉल सी स्मॉल पी, ये भी पेरेंटल टाइप है। अब इसके बाद क्या रहेगा, जो अब म्यूटेशन क्या होगा, सॉरी क्रॉसिंग होगा। तो क्रॉसिंग होगा तो क्या होगा हमारे पास, कैपिटल सी स्मॉल पी, एक तो ये आ गया रिकॉम्बिनेंट, और दूसरा क्या होगा स्मॉल सी और कैपिटल पी, ये भी रिकॉम्बिनेंट है, मैं आर लिखा उसके लिए, ये भी रिकॉम्बिनेंट है इसके लिए आर लिख दिया, ये पेरेंटल टाइप है इसीलिए पी हो गया, और ये भी पेरेंटल ये भी पी हो गया। अब पेरेंटल 85% तो पेरेंटल कितने, 2 बने, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 42.5%, 42.5%, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट कितना बचेगा 7.5%, 7.5%। यहाँ तक क्लियर होगा आप सबके। अब 40 इसने क्या पूछा था आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर फर्स्ट चाइल्ड इन बोथ कैटेड्राइन पॉलीडेक्टाइन। तो फर्स्ट चाइल्ड अगर हम इसमें से लागेंगे किसी के साथ सेट करेंगे तो सबके साथ ये आएगा हमारा, मान लो सी और पी, तो इसके पास दोनों के दोनों करेक्ट है, जो फीमेल से आया था दोनों डोमिनेट है। इसका मतलब 42.5% जो फर्स्ट चाइल्ड बनेगा यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद जो गैमेट इसका गैमेट जुड़ेगा तो फर्स्ट चाइल्ड ये बनेगा। तो फर्स्ट चाइल्ड के कितने चांस है, क्या बनेंगे, दोनों करेक्टर आने कितने 42.5%, ठीक है। यहाँ तक करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हमारे पास, ठीक है। डिटेल में आप आगे वीडियो देख के पढ़ भी सकते हो, यहाँ पर ये सब लिखा है हमने कैसे कैसे। अब बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 की। तो 57 क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉर डिस्क्राइबिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉर ऑप्शन नंबर ए पीस सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर बी में क्या है इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट, सी में इकोनॉमिक सोशल सिक्योरिटी एंड डी में इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरनमेंट। ये अलग अलग है। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि हम फ्यूचर के लिए आज भी यूज करें, लेकिन चीजों को यूज कर रहे हैं जो हमारे पास ऐसे रिसोर्स है जो खत्म हो जाएंगे फ्यूचर के लिए, अगर उन्हें आज ही हम यूज कर लेंगे तो खत्म हो जाएंगे, आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा। तो इसको देखते हुए हमने क्या यूज करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नहीं आज भी यूज करें, आने वाली जनरेशन के लिए वो हमारे पास बचा रहे, मतलब वो सोशली भी हो, इन्वायरमेंटल भी बेस्ट हो, इकोनॉमिक के हिसाब से लेकर चले। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए, इकोनॉमिक, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में पीस का हो सकता है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, सिक्योरिटी का भी डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा हो सकता है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, ऐसी सिक्योरिटी का इनका नहीं है। तो डी में सिक्योरिटी है, सी में सिक्योरिटी, ये तो नहीं होगा। तो सोशल होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए और इकोनॉमिक भी होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी नोट 3 मेन पिलर, मेन नहीं है, इस नोट ऑफ द 3 मेन पिलर में नहीं आएगा, ऐसे पीस सिक्योरिटी मेन पिलर में नहीं आएगा, बाकी हमारे पास आएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 58 की। तो 58 में क्या है हमारे पास, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। अब वाटर पोटेंशियल मतलब है किस तरह को, अगर मेरे पास किसी टब या किसी भी बाल्टी या किसी बकेट के अंदर पानी है, वाटर है, अगर उसका मूवमेंट, उसकी काइनेटिक एनर्जी, नहीं वाटर मॉलिक्यूल कितने फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो उसका क्या है वाटर पोटेंशियल। मतलब अगर मैं इसके अंदर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड की इंक्रीज कर दूं तो वाटर की जो मूवमेंट हो कम हो जाएगी ना, इसका मतलब प्योर वाटर होना चाहिए। तो प्योर वाटर के अंदर अगर जो पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है 0 मैक्सिमम, यही वाटर पोटेंशियल होगी अगर बात करूं तो मैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंसेंट्रेशन नहीं है। अगर कंसेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी तो वाटर पोटेंशियल किस में जाएगा, माइनस में, नहीं कि अबव नहीं जाएगा, माइनस में जाएगा, जैसे जैसे सॉलिड की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। इसका मतलब 0 इज द टॉप, इससे ज्यादा वो डाइल्यूट होगा ही नहीं वाटर, ठीक है। यहाँ तक आप चलते हैं हमारे पास। तो इसका मतलब ऑप्शन पहले बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 59 की। 59 में क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एल्गल एवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश क्लोरोफाइटा फ्रॉम रोडोफाइटा। अब थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि रोडोफाइटा जब पढ़ते हैं तो लास्ट में पढ़ते हैं, क्लोरोफाइटा को शुरू में पढ़ते हैं, बट यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन क्या है, ये याद रखना कि क्लोरोफाइटा बाद में डेवलप हुआ है ऐसा माना जाता है, और रोडोफाइटा पहले डेवलप हुआ है। ये दोनों अलग अलग टाइम के डेवलपमेंट के हैं। तो
इनके अकॉर्डिंग अगर एल्गल इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो क्लोरोफाइटा मतलब क्या होगा, क्लोरोफिल है तो ऑलमोस्ट सब में ही मिलता है, लेकिन क्लोरोफिल ग्रीन एल्गी में ही मिलेगा, ध्यान रखना, क्लोरोफिल भी ग्रीन एल्गी में ही हमें देखने को मिलेगा। ऐसी पायरोनोइड भी हमें मोस्ट ऑफ किस में मिलते हैं, ग्रीन एल्गी में। जबकि जो फाइकोबिलिन नाम के पिगमेंट होता है, कौन सा, फाइकोबिलिन नाम का पिगमेंट जो यहाँ पर है एक्सेसिव पिगमेंट, ये रेड एल्गी का होता है। ऐसी जिसमें रेड एल्गी के बाद जो मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्टेज भी नहीं होती, ये भी रेड एल्गी का हमारा पोर्शन है। पायरोनोइड मैंने बताया अभी किसका है, ग्रीन एल्गी का है। और ए और बी की बात करो तो ये भी ग्रीन एल्गी के लिए। तो फर्स्ट और सेकंड तो ग्रीन एल्गी के लिए हो गया, और 3 और 4 किसके लिए हो गया, रेड एल्गी के लिए। इसलिए 3 और 4 तो आंसर होगा नहीं, 1, 2, 4 भी आंसर नहीं होगा, 2, 3, 4 भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हमारे पास 1 और 2, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना एल्गल एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो किससे बेटर कर रहे हैं, रोडियोफाइटा को क्लोरोफाइटा से अलग कर रहे हैं, नहीं क्लोरोफाइटा को रोडोफाइटा से अलग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जाते हैं यहाँ पर 60 पर। तो 60 में क्या हमें देखा, डाइवर्सिटी से कि पॉइंट डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, डेल्टा डाइवर्सिटी। तो क्वेश्चन नंबर क्या, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, मैच लिस्ट 1 विद सेकंड। तो लिस्ट 1 में क्या, विद अ सैंपल, विद इन अ सैंपल, विद इन हैबिटेट, बिटवीन टू हैबिटेट, बिटवीन टू लैंडस्केप, इस तरीके से हो गया। तो मैं आपको सीधे से बताता हूँ, देखो अगर जब कोऑर्डिनेट डालते हैं किसी फील्ड के अंदर जाकर, तो उसके अंदर मिलने वाली डाइवर्सिटी बोलते हैं पॉइंट डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, पॉइंट डाइवर्सिटी, ठीक है। अब किसी हैबिटेट की डाइवर्सिटी बात करें, अगर ये एक पार्टिकुलर हैबिटेट है, जब मैं इसकी स्टडी करूंगा पूरे हैबिटेट की, इसके अंदर मिलने वाली स्पीशीज की स्टडी करेंगे या मिलने वाली ऑर्गेनिज्म की, तो क्या कहलाएगा, अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी। अब ऐसी एक मेरे पास ये अल्फा डाइवर्सिटी का दूसरा हो गया। अब इन दोनों की जो दो हैबिटेट अलग हो, एक हैबिटेट ये हो गया H1 H2 हो गया, इन दो की मैं स्टडी कर रहा हूं, तो इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे यहाँ पर, बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है यहाँ तक आपका। अब मैं बात करूँ लैंडस्केप की, मतलब यहाँ पर ये भी एक हैबिटेट ये हो गया, एक हैबिटेट ये हो गया दूर पे, एक हैबिटेट ये हो गया, मतलब मल्टीपल हैबिटेट में दिखा दे अलग अलग और डिफरेंट टाइप के हैबिटेट है। तो क्या बात कर रहे हैं लैंडस्केप की, तो लैंडस्केप में कौन सी डाइवर्सिटी मिलेगी हमारे पास, डेल्टा डाइवर्सिटी। कौन सी मिलेगी, डेल्टा डाइवर्सिटी। तो जिसका मतलब क्या होगा, विद इन सैंपल मतलब पॉइंट डाइवर्सिटी, यहाँ से सही है। विद इन हैबिटेट अल्फा डाइव, ये भी सही है। बिटवीन टू हैबिटेट, दो हैबिटेट की बात कर रहा हूँ, समझा चुका हूँ आपको मैं, बीटा डाइवर्सिटी ये भी सही है। बिटवीन टू लैंडस्केप, दो अलग अलग लैंडस्केप बात हो रही है यहाँ पर, तो सब बोलेंगे डेल्टा डाइवर्सिटी ये भी सही है हमारे पास। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब तक मैंने 10 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके आने वाले 3rd 4th पार्ट जो या कल या परसों तक अपलोड हो जाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और बेल आइकन पर क्लिक करना होगा, जिससे जब वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।